दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 31 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी की किताब भी दोस्तों लॉन्च हो गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए आजकल किताबें लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास दोस्तों ये दो किताबें हैं, एक हिंदी विषय है और एक आपका जो है ग्रामीण विकास। ये दोनों किताबें दोस्तों आपके नियर बाई स्टोर पर उपलब्ध हो चुकी हैं। आप जाइए, जो भी आपके नियर में किताब की दुकान है वहां जाइए और पूछिए कि स्टडी 91 की किताब चाहिए या फिर नितिन सर की बुक चाहिए, तो वहां पर आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी दोस्तों हम लोग जो है ऑनलाइन तरीके से भी इसको सेल करने वाले, क्योंकि जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे हैं वहां तक भी पहुंच बन पाए, इसलिए दोस्तों इसको ऑनलाइन भी अवेलेबल कराने की प्लान चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4-5 दिनों के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं दोस्तों आगे। और याद रखिए स्टडी 91 पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक मौका आप हमें भी दीजिए और देखिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहां पर तैयारी कराई जाती है। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सवाल को, और एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, और वो भी किसमें दोस्तों, याद रखिएगा लिखा है व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों, यह किसे सम्मानित किया गया है आपको यह बताना है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी 23 जनवरी को, हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। और जयंती किसकी थी दोस्तों? याद रखिएगा जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। अच्छा, बोस जी का जन्म कहां हुआ था आपको पता है? बोस जी का जन्म हुआ था दोस्तों कटक में। कटक पड़ता है उड़ीसा में, ये वही कटक है दोस्तों जहां पर जो है चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये पुरस्कार दिया किसे गया है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दो श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है और एक संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक है आपका संस्थागत श्रेणी है, संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है, और एक दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी में। आपको जो मैं पूछ रहा हूं आपसे वो आपको व्यक्तिगत श्रेणी वाला बताना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया। अगर मैं संस्थागत श्रेणी की बात करूं दोस्तों तो याद रखिएगा संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दोस्तों यहां जो जीतता उसे मिलता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र यहां पर दिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। संस्थागत श्रेणी की बात करें तो यह अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। किसे? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। लेकिन यहां पे जो सवाल है यह व्यक्तिगत श्रेणी वाला, और व्यक्तिगत श्रेणी में यह दिया गया दोस्तों किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। ठीक है, पिछले साल की बात करो दोस्तों, साल 2021 का जो पुरस्कार था वो पुरस्कार दिया गया था राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। ठीक है, पिछले साल वाला। ठीक है, और ये डॉक्टर सतीश अडिगा मत करेगा दोस्तों। क्यों? सतीश अडिगा को दोस्तों हाल ही में आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। क्या दिया है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। किसने? आईसीएमआर ने। ठीक है, आईसीएमआर ने। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं, तो वो वाला नाम हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और एक और आपने पढ़ा था हाल ही में आईसीएचआर। ठीक है, वहां पर दोस्तों जो अध्यक्ष चुना गया वो रघुवेंद्र तंवर जी को चुना गया था, तो उसको भी याद रखिएगा। इसको समझ गए आप लोग ना अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही जो मैंने आपको अभी बताया ना, यही सारी बातें यहां लिखी गई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अवार्ड से संबंधित कौन कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक बार उन सवालों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा ये दिया गया शर्मा जी को, विनोद शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। हाल ही में दोस्तों एक विनोद नाम के व्यक्ति का निधन हो गया था। आप नाम जानते हैं क्या? उनका नाम था दोस्तों विनोद दुआ। विनोद दुआ, जी हाँ दोस्तों, आपने द वायर देखा होगा दोस्तों। द वायर नाम का एक यूट्यूब चैनल है और एक जो है समाचार एजेंसी है, ये उसी पे दोस्तों काम करते थे। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे विनोद दुआ, उनका निधन हो गया। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनोद शर्मा नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार दिया गया है? तो इस मूवी का नाम है कुझंगल। क्या नाम है? कुझंगल। ठीक है, कह रहा हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया दोस्तों? तो दो मूवी है और दोनों साउथ इंडियन है दोस्तों। एक का नाम है जय भीम, आपने देखा ही होगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार
दमदार मूवी है दोस्तों जय भीम, और एक है मरक्कर द अरेबियन सी। ठीक है, दोनों मूवियों को भेजा गया, हालांकि दोनों मूवियों को अलग अलग श्रेणी में भेजा गया, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा जी को। इसी प्रकार अभी बिहार विभूति सम्मान दिया गया था किसको, रोहित कुमार जी को, उनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, कह रहा 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, तो याद रखेगा यहां पर कुल 128 लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, यह घोषणा की गई है। कह रहा किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड जो दिया गया, यह नेताजी अवार्ड दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान नहीं, वर्तमान में फूमियो किशिदा हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों शिंजो आबे, उन्हें यह नेताजी अवार्ड दिया गया है, याद रखेगा। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे दिया गया या सेवा पदक किसे दिया गया, यह नीरज चोपड़ा को दिया गया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये कितने बच्चों को दिया गया, तो टोटल 29 बच्चे हैं जिसमें 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन की तरफ से दोस्तों किसे चुना गया, तो याद रखेगा यहां जो पुरस्कार दिया गया सुष्मिता सेन जी को। ठीक है, अभी इनका दोस्तों एक सीजन भी चल रहा है, सीजन मतलब एक वेब सीरीज आया है आर्या नाम से, आर्या का सीजन 1 भी आ चुका, सीजन 2 भी आ चुका है। ठीक है, और उसी के लिए दिया भी जा रहा है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए दोस्तों जेनेसिस पुरस्कार, कौन सा जेनेसिस पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, यह दिया गया दोस्तों अल्बर्ट बोर्ला को। किसे, अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया। ठीक है, कह रहा हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वीं बैठक जो ही दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोन जिला है दोस्तों एक, वो नागालैंड में है, उसे दिया गया। ठीक है, तो अवार्ड से संबंधित ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण, किसके कारण, तेल रिसाव के कारण दोस्तों पर्यावरण आपातकाल लगा लिया है, तो आपको बताना हो कौन सा देश है जहां पर तेल रिसाव की वजह से यह आपातकाल लगाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर हुआ है दोस्तों कि यहां पर 6000 बैरल, जी हां दोस्तों याद रखिएगा 6000 बैरल, एक बैरल की अगर हम बात करें ना, तो एक बैरल में दोस्तों 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर। और यहां पर जो तेल लीक हुआ दोस्तों, ये लगभग 6000 बैरल जो है तेल लीक हुआ है, जिसकी वजह से जो है जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु उनकी भी हानि है, पर्यावरण की हानि तो है ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा पर्यावरण आपातकाल जो लगाया है, ये लगाया है पेरू देश ने। किसने लगाया है, पेरू देश ने लगाया है, एक तो इसको याद रखेगा। ठीक है, अच्छा और बात तो दोस्तों कुछ बताना चाहूंगा। देखिए आपातकाल की बात की जाए तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया भी था, म्यांमार ने। जी हां दोस्तों, म्यांमार ने 2 साल के लिए दोस्तों आपातकाल लगाया था, आपने पढ़ा था 2 साल के लिए म्यांमार ने आपातकाल लगाया था। और वहां के जो सेना प्रमुख थे दोस्तों हलैंग, ठीक है, हलैंग, उसने आपको क्या कर लिया, अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि दोस्तों तेल की कीमत बढ़ जाने की वजह से, छोटा सा मामला था, तेल की कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से दोस्तों वहां पर उस देश में क्या हो गया, आपातकाल की स्थिति बन गई है। और वह देश कौन सा है, वह देश है दोस्तों कजाकिस्तान। कौन सी है, कजाकिस्तान देश है। ठीक है, कजाकिस्तान, आपने ये भी पढ़ लिया। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी देखा कि एक देश और है, कौन सा, याद रखेगा, वहां वित्तीय संकट पैदा हो गया। और वित्तीय संकट इतना ज्यादा पैदा हो गया दोस्तों, वित्तीय संकट इतना ज्यादा पैदा हो गया कि वह देश दिवालिया होने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब दिवालिया हो जाएगा तो आपातकाल वाली कंडीशन दोस्तों यहां भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये वो देश है दोस्तों जहां आपातकाल जैसी स्थिति चल रही है। ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा था दोस्तों सूडान देश, जहां याद रखेगा तख्ता पलट हुआ दोस्तों, जहां क्या हुआ, तख्ता, ठीक है, जहां तख्ता पलट के बाद दोस्तों क्या किया, वहां जो लोग थे वो विद्रोह कर दिए। ये बात है दोस्तों कहां, अफ्रीका के सूडान देश की। ठीक है, तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इंडोनेशिया की बात करें तो अभी इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, कालीमंतन जो राजधानी थी उसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया नुसंतरा। क्या हो गया, कालीमंतन जो राजधानी थी, पहले बोर्नियो राजधानी थी। ठीक है, बाद में कालीमंतन आया दोस्तों, कालीमंतन ही दोस्तों बोर्नियो द्वीप पे है। ठीक है, याद
रखेगा, और उसका नाम अभी चेंज हो गया, इस राजधानी का नाम हो गया नुशंतरा। ठीक है, तो ये सभी बातें आप पढ़िए, याद रखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। यहां वही सारी बातें लिखी गई हैं। हाँ, मैं आपको यहां कुछ अच्छा बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि सर तेल रिसाव अगर कहीं दूर हो गया है तो इस तेल रिसाव को दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कुल 3 टेक्निक है दोस्तों, जरा और टेक्निक देखिएगा। पहली टेक्निक है जैव उपचार। इस जैव उपचार वाली टेक्निक में दोस्तों सूक्ष्म जीवों को वहां डाला जाता है और उससे क्या होता है, ये उनका उपयोग करके ये जो तेल तैर रहे होते हैं उनको समाप्त किया जाता है। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है स्कीमर्स। स्कीमर्स क्या करता है दोस्तों, ये उपकरणों का उपयोग करके गिरे तेल को पानी की सतह से अलग किया जाता है उपकरण के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक तीसरा है दोस्तों विसर्जक का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, इस विसर्जक में होता यह है कि इसमें पानी क्योंकि देखिए पानी के ऊपर ही तेल तैरेगा, जाहिर सी बात है पानी के नीचे जाएगा नहीं, तो उस तेल के अणु को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है ताकि उनको तोड़ के अलग किया जा सके, और यही कहलाता है विसर्जक। ठीक है, तो याद रखेगा ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बात इन्वायरमेंट की है। ठीक है, और दूषित भी क्या हुआ, इन्वायरमेंट दूषित हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध इन्वायरमेंट से है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल में हम लोग इन्वायरमेंट से पढ़े थे, एक बार रीड कर लिया जाए क्या? आइए रीड करते हैं ताकि आपको फिर से एक बार याद आ जाए सभी सवाल। ठीक है, तो पहला ये है कि पेरू देश में तेल रिसाव हुआ है जिसके कारण पर्यावरण आपातकाल घोषणा किया गया। कितने दिन का दोस्तों घोषणा किया गया, यह भी याद रखेगा, 90 दिन का। कितने का? 90 दिन तक का दोस्तों घोषणा किया गया है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, करा प्लास्टिक पार्क दोस्तों कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये प्लास्टिक पार्क बन रहा है दोस्तों कहां पर, कर्नाटक में। वही जगह दोस्तों जहां पर एक खिलौना बाजार इसको डेवलप करने के लिए यहां टॉय का एक बहुत बड़ा क्लस्टर केंद्र बनाया जा रहा था, वही वाला है। ठीक है, पनामा जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ये रखा गया दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना की जा रही है दोस्तों, ये जल मुर्गी की गणना काजीरंगा नेशनल पार्क में किया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में और भी है, जैसे असम से काजीरंगा से सवाल बनता है, असम में मानस अभयारण्य है वहां से भी सवाल बनता है, असम में एक ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेगा घड़ियाल संरक्षण के लिए अभी इसका आकार, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का आकार दोस्तों 3 गुना लंबा कर दिया गया, तो ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, और 6वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, 7वें नंबर पे दिहांग पटकाई। ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों टोटल 5 ही आपके कहां से संबंधित हैं, आपके असम राज्य से हैं। ठीक है, कह रहा संजय झील कहां पर है, यहां पर भी दोस्तों जनगणना चल रही थी पक्षियों की, और ये संजय झील स्थित है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, कह रहा किस राज्य सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए दोस्तों क्या किया, वही ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है जिसका आकार बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, करा किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया दोस्तों, तो यह देखा गया आपके नागालैंड में जो हिल्स है वहां पर। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य का तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया, तो 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका तापमान रिकॉर्ड हुआ। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी चर्चा में चल रहा था, यह आपके उड़ीसा राज्य वहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, गुरु घासीदास भी दोस्तों यहीं पर है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह भी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और याद रखेगा भीतरकनिका जो दोस्तों वो आपके उड़ीसा में है। ठीक है, लिख रहा है मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से लेकर के 2019 तक में कितने हाथियों की मृत्यु करंट लगने की वजह से हुई है, तो आंकड़ा जारी किया गया तो पता चला 600 हाथियों की मृत्यु केवल और केवल दोस्तों करंट लगने की वजह से हो गई है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में कुल इतने सवाल हम लोग पढ़े थे जो चर्चा में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, जी हां दोस्तों, इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके राइटर कौन है? एक्चुअली में इसका राइटर कोई नहीं है, ये सरकार की तरफ से दोस्तों जारी किया जा रहा है, एक सरकारी प्रकाशन है उसके साथ साझेदारी करके दोस्तों इसको जारी किया जा रहा है। तो बात आता है कि इसका विमोचन किसने किया। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों इसका विमोचन किया है संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री। किस मंत्रालय की? संस्कृति मंत्रालय की। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री है दोस्तों। ठीक है, याद रखेगा इस मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं, नाम क्या दोस्तों? मीनाक्षी लेखी। क्या नाम है? मीनाक्षी लेखी। तो इनके द्वारा दोस्तों इसका विमोचन किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है। सुभाष सरकार की बात करें दोस्तों तो सुभाष सरकार वर्तमान में क्या है? यह शिक्षा राज्य मंत्री है। ठीक है, यह
शिक्षा राज्य मंत्री, जबकि शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान है। और यहां अगर मैं संस्कृति मंत्रालय की बात करूं तो इसके मंत्री कौन है, तो याद रखेगा जी किशन रेड्डी है। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी, उनका नाम भी याद रखेगा। अच्छा ये जो किताब है दोस्तों इसमें है क्या, तो याद रखेगा क्योंकि अभी आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और आप जान रहे हैं दोस्तों कि इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, अमृत महोत्सव। ठीक है, क्यों अमृत महोत्सव नाम दिया गया दोस्तों, याद रखेगा इस बार दोस्तों यह आजादी का 75वां वर्ष था। कौन सा था, 75वां वर्ष। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आया कि यहां पर 75 महिलाओं के बारे में दोस्तों, और वो भी ऐसी महिलाएं जो गुमनाम थी, जो अभी तक गुमनाम थी, जिनके बारे में हम लोग इतिहास में कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन उनका योगदान कहीं ना कहीं भारत माता के लिए निश्चल रूप से था। जी हां दोस्तों, याद रखेगा उन 75 महिलाओं के बारे में दोस्तों इस किताब में बताया गया, इसीलिए तो कहा गया इंडियाज वीमेन अनसंग हीरो। जी हां, ये इसका विमोचन जो है मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। तो बहुत ही जबरदस्त किताब है, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा मैं तो खुद भी मंगा करके दोस्तों पढ़ने वाला हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में तो हमें जानने का जो अधिकार है ही है, और हम जानना भी चाहेंगे तो इसका भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहा है, तो कौन कौन सी किताबें हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। देखिए स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो यही एक फायदा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं ना, तो इससे आपके दिमाग में जो बातें छिपी रहती है एक बार फिर से याद हो जाती हैं, रिकॉल होने लगता है, याद होने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, इस पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको किसने लिखा दोस्तों, इसको दो लोगों ने लिखा है, एक तो अंकिता वर्मा नाम है और एक नाम है तुहीन सिन्हा। तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा, ठीक है, ये दो नाम है दोस्तों जिन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कौन सा है दोस्तों, तो बोस जी के ऊपर किताब लिखा था किसने, क्या नाम था, चंद्रचूड़ घोष नाम है। ठीक है, गांधी के हत्यारे कौन थे, नाथूराम गोडसे, तो उनके ऊपर दोस्तों एक किताब लिखा गया, धीरेन्द्र के झा ने लिखा है किताब। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक का ममता बियॉन्ड 2021, यह किताब किसने लिखा है, जयंत घोषाल ने लिखा है। ठीक है, हाल ही में वीएल इंदिरा दत्त की पुस्तक दोस्तों एक आई है, उसका विमोचन किसने किया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों इस किताब का विमोचन किया। मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट दोस्तों किसने लिखा है, संजू वर्मा की रचना है दोस्तों द मोदी गैम्बिट। किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लॉन्च किया, तो याद रखेगा इसमें पहले सिंगल पिता बनने की कहानी दिया गया है। यह किताब तुषार कपूर की किताब है। ठीक है, इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, यह किताब डॉक्टर रेखा चौधरी की है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाल फिलहाल में दोस्तों ये सभी किताबें थी जो चर्चा में रही हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए, एक बार आप पढ़ लिए तो धीरे धीरे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों कहां स्थापित किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहां बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इस सवाल को जानने के लिए एक सवाल आपको और जानना पड़ेगा कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां बनाएगी। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, जी हां दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये जो बनाई गई यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहां बनाई गई दोस्तों, ये पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये बनाई गई है केरल राज्य में। कहां बनी है, केरल राज्य में। और ये जहां बनी है ना, वहीं पर दोस्तों याद रखेगा, वहीं पर इस ग्राफीन नवाचार केंद्र को बनाया जा रहा है। याद रखेगा यही इसी के प्रांगण में दोस्तों ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखेगा। और इसका मतलब दोस्तों केरल में बनी, तो यहां भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां आपका उत्तर केरल हो जाएगा, और यही आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई घबराने वाली बात नहीं, इत्मीनान से आप देखिए। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ग्राफीन क्या होता है। ठीक है, चलिए बताते दोस्तों ग्राफीन क्या होता है। याद रखिएगा ग्राफीन को अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रिक गुणों के कारण जाना जाता है दोस्तों, और नवीनतम शोध के अनुसार यह इंडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है। इस प्रकार स्मार्टफोन की जो एलईडी होती है दोस्तों ऊपर की, यह उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और जिससे काफी बचत भी होगी और जो दाम है दोस्तों वो भी सस्ता हो पाएगा, तो उससे संबंधित है ग्राफीन। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। आइए यहां पर दोस्तों, क्योंकि जब कोई चीज पहली बार होता है तो उसको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, तो क्या भारत में पहली बार या कौन सी चीजें विश्व में पहली बार हुई हैं, क्या उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया जाए। चलिए देखते हैं कि हाल फिलहाल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। चलो आज के लिए हम पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, चलो केरल में बनाया जा रहा है, इसको तो पढ़ लिया। और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, लिख रहा भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, ये किस राज्य ने जारी किया है, तो दोस्तों यह पक्षी एटलस भी केरल राज्य ने ही जारी किया है, केरल ने ही जारी किया है, इसको याद रखेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है भाई,
पिनरई विजयन है। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद है। केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की जाएगी दोस्तों? ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है और ये लखनऊ में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में। लॉन्च किसने किया? तो हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों नीति आयोग के सहयोग से 1000 अटल टिकरिंग लैब भी बनाया जा रहा था, वो भी आप याद रखिएगा। किस राज्य की जानवी डांगेती ने दोस्तों प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा किया? दोस्तों ये कहां की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने का जो संयंत्र है वैसे तो भेल के सहयोग से बनाया गया, लेकिन किसने इसे देश को समर्पित किया? तो भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, उन्होंने दोस्तों इसे समर्पित किया देश को। ठीक है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? यह केरल का ही दोस्तों गांव है जिसका नाम है कुंबलांगी गांव। क्या नाम है? कुंबलांगी गांव। इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला दोस्तों पहला यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला पहला दूरसंचार कंपनी कौन बना? तो जियो कंपनी है और इसका समझौता हुआ दोस्तों एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। भारत का पहला हेली हब दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? तो हेली हब बनाया जा रहा है दोस्तों कहां पर? यह बन रहा है दोस्तों गुरुग्राम में। ठीक है, भारत का पहला हेली हब कहां पर? गुड़गांव में बन रहा है। जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया? तो इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया। कहां पर? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों। इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है हैदराबाद में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश, 101वां देश अमेरिका था, 102वें पे एंटीगुआ का नाम है और बरबूडा का नाम है। ठीक है, दोनों याद रखेगा। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? यह राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये सभी अपने आप में बेहतरीन और स्मार्ट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने TX2 पुरस्कार जीता दोस्तों? देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली में TX2 नहीं है, ये लिखा है T, ये है गुड़े का निशान, ये है 2 गुना, और इसका मतलब होता है दोस्तों T फॉर टाइगर, गुड़े 2, यानी टाइगरों की संख्या क्या हो गई दोस्तों? 2 गुनी हो गई है। जी हां दोस्तों, टाइगरों की संख्या 2 गुनी करने के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया TX2 नहीं दोस्तों, इसको T/2 कहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। अब अगर हम यहां बात करें, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यहां पे जो बर्दिया नेशनल पार्क है वैसे इसको भी चुना गया है, याद रखेगा, T/2 के रूप में, और सत्यमंगलम को भी चुना गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्दिया है ना, ये अपने भारत में नहीं है। कहां पर दोस्तों? नेपाल देश में है। ठीक है, और यहां पर भी टाइगरों की संख्या 2 गुनी हो गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका सही है दोस्तों, याद रखेगा, ये आपके भारत में स्थित है। कौन सा दोस्तों? याद रखेगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। और यहां पर दोस्तों जो टाइगर थे दोस्तों, उनकी संख्या 2 गुनी हो गई है। पहले दोस्तों 2010 की बात करें तो 2010 में इनकी संख्या 40 थी, और अब दोस्तों जाकर के याद रखेगा अब इनकी संख्या दोस्तों 80 हो गई है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, 2013 में दोस्तों इनको क्या किया गया था? इनको जो है 2013 में जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बाकी हाल ही में दोस्तों ये ताडोबी अंधारी टाइगर रिजर्व भी चर्चा में था दोस्तों। याद रखेगा, ये टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है। और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो आपके केरल राज्य में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों आपने चर्चा में सुना होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। किसका? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व था दोस्तों, ये जो टाइगर रिजर्व था ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान के बूंदी जिले में है। और याद रखेगा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहां के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसको याद रखेगा। ठीक है, और लिख भी रहा दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये ईरोड जिला है दोस्तों तमिलनाडु में। ईरोड हल्दी का नाम सुना होगा दोस्तों, ये यही की हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, एक कंधमाल हल्दी है, कोई बच्चा बताएगा कंधमाल हल्दी कहां भाई जिसको जीआई टैग मिला है? कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है, और ईरोड हल्दी कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो याद रखेगा, और यही सारी बातें दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ सवालों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सवाल हमारे इन्वायरमेंट से या जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो रिपीट करिए दोस्तों एक बार फिर से, इसके पहले भी आपने पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ लिया है, तो एक बार फिर से आपको रिवीजन का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या याद रखेंगे, सत्यमंगलम याद रखेगा। और जो बर्दिया टाइगर रिजर्व पढ़ा दोस्तों, वो भारत में नहीं है, वो कहां पर है, वो बिहार राज्य में, ठीक है। आगे बिहार देश में है, राज्य, सॉरी बिहार कर रहा हूं यार, नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। मैंने कहीं बिहार तो नहीं लिख दिया गलती से, देख लें एक बार, मुंह से निकला नहीं, ठीक है, नेपाल लिखा है, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। करा किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया, तो वह देश पेरू हो जाएगा। हाल ही में प्लास्टिक पार्क ये कर्नाटक में बन रहा है। पनामा जंगल में जो मेढक खोजा गया, इसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर पढ़ा। जल मुर्गी की गणना काजीरंगा नेशनल पार्क में हो रहा है। संजय झील आपके दिल्ली में स्थित है। और घड़ियाल संरक्षण के लिए औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका आकार तिगुना किया जा रहा है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ नागालैंड में देखा गया। चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य का जो तापमान था 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक था। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था इसलिए मैं बहुत कम समय इस पे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, स्टडी 91 पर जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल रहा है। जी हां दोस्तों, आप आइए ज्वाइन कीजिए, इससे ज्यादा बेहतर दोस्तों आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। डंके की चोट पे कह रहा हूं दोस्तों, आइए और पढ़ने का दोस्तों एक नया तरीका देखिए, बेहतरीन तरीका। जी हां, इसके अलावा जो हमारी बेस्ट कोर्स चल रहा है दोस्तों, इसमें एक तो लेखपाल का बैच चल रहा है, ठीक है। आप लेखपाल की परीक्षा के लिए दोस्तों उत्सुक होकर तैयारी कर रहे हैं तो आ जाइए हमारे साथ। वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों आप आ सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आप आ सकते हैं, इसके लिए भी बैच चल रहा है। और सुपर टेट का भी दोस्तों ये नया बैच अनाउंस होने वाला है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, सुपर टेट भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो स्टडी 91 पे भरोसा है, बिलीव है, तो आइए आपका स्वागत है यार। देखिए पढ़ाने की टेक्निक आप जानते हैं, ठीक है। और परीक्षा में कितने क्वेश्चन हम लोग फंसाते हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल हैं, पहले इन पे चर्चा करते हैं, बाकी बातें तो चलती रहेंगी। वाह क्या गजब का, क्या गजब का सर, पहली बार देखा हूं कि कोई यूट्यूब की क्लास में भी दोस्तों 5-5 कूट बनाता है। 5 ही कूट देखेगा, मैं तो 6-6 7-7 कूट बताता हूं, ठीक है। इतना कूट सर आप क्यों लेकर आते हैं, वैसे परीक्षा में तो सर 4 ही वाला कूट देता है, ठीक है। अरे भाई हम कह रहे हैं 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, क्या फर्क पड़ता है यार, आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, उसीलिए तो मैं इसको दिया हूं। या कोई ऐसा सवाल मिल जाता है, अब जैसे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, कैसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों, 189 दोस्तों पुलिस पदक दिया गया। अब कहां की पुलिस को कितना पदक दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं परीक्षा में क्या पूछ दे। मैंने कहा ऐसा कोड बना देता हूं। अरे क्वेश्चन में चुराता थोड़े हूं यार, क्वेश्चन में चुराता थोड़े हूं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बनाता हूं ना, तो जो मन में आ जाता है बना देता हूं आपके लिए, जो मन में आ गया कि आज क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बच्चों से, ठीक है। कुल मिला जुला के तो वैसे बन जाता। जम्मू कश्मीर पुलिस को दोस्तों सबसे ज्यादा इस बार 115 पदक मिला है। और जो सीआरपीएफ पुलिस है दोस्तों, इसने 30 पदक जीता है। कितना, 30 पदक इनको मिला। छत्तीसगढ़ पुलिस को दोस्तों 10 पदक मिला है। उड़ीसा पुलिस को दोस्तों याद रखिएगा 9 पदक मिला है, ठीक है। उड़ीसा पुलिस को 9 पदक मिला है और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक मिला। तो एक बार नोट करिए, पहले क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, दूसरे पे सी हो जाएगा, तीसरे पे डी हो जाएगा, चौथे पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों क्या हो जाएगा, ई सी डी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सर 115 पदक कैसे मिल गया। अरे भाई पुलिस वालों को मिला है। पुलिस करते क्या है, प्रशासन को मजबूत करते हैं, शासन को अच्छे से चलाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियों टाइप का चीजें चल रही थी, जो भी गलत चल रही थी, जो इलीगल एक्टिविटी चल रही थी दोस्तों, वहां पर पुलिस वालों ने एक्टिव होकर दोस्तों राज्य को व्यवस्थित करने में, शासन प्रशासन दुरुस्त करने में दोस्तों मदद किया। इसीलिए सरकार की तरफ से उनको यह पदक दिया जा रहा है, और दिया भी क्यों ना जाए, ठीक है। जो भारत का अखंड हिस्सा है दोस्तों, उसको भारत में मिलाने को लेकर के दोस्तों इन्होंने बहुत काम किया लोगों ने, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो यहां पे आप पढ़ लीजिएगा, और जितनी बातें लिखी गई वही सारी बातें दोस्तों फिर से यहां पे रिपीट करेंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ के नया क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। चलिए अवार्ड वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। अभी अभी आज ही हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया, ये विनोद जी को दिया गया, विनोद शर्मा जी को दिया गया, ठीक है। और ऐसे अगर संस्थागत श्रेणी में देखेंगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है कि नहीं, है कि नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिवीजन किया, पहला तो हमने देख ही लिया। यहां दोस्तों पूछ रहा है किस राज्य ने जीता है सबसे ज्यादा, तो 115 पदक जीता है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। तो देखिए फिर से रिवीजन मिल रहा है। ये ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था दोस्तों, इसमें
कुझंगल नाम की एक मूवी है भारत की जिसे चुना गया। कह रहा किस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया, बताया ना, एक जय भीम को भेजा गया, एक मरक्कर द अरेबियन सी को भेजा गया। असम सरकार की तरफ से असम वैभव पुरस्कार ये रतन टाटा जी को दिया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, तो टोटल 128 लोगों को दोस्तों यह पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड दिया गया, तो शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्हें दिया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक यह दिया गया नीरज चोपड़ा को। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, यह कुल 29 बच्चों को दिया गया, जिसमें 15 लड़के हैं, 14 लड़कियां हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दोस्तों सुष्मिता सेन को मिला। 1994 में सुष्मिता सेन ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इस बार 2021 में हरनाथ संधू ने जीत लिया। ठीक है, वो भी याद रखेगा। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार, कौन सा जेनेसिस पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है, अल्बर्ट बोर्ला नाम है। क्या नाम है, अल्बर्ट बोर्ला नाम है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार। दोस्तों अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अभी हाल ही में दोस्तों आपने आईएमएफ का नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आईएमएफ का नाम पढ़ा था, और आपने पढ़ा कि आईएमएफ में एक भारतीय मूल की थी जिनका नाम था दोस्तों गीता गोपीनाथ। क्या नाम था, गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ दोस्तों अब हट गई हैं, इनका स्थान ले लिया किसने, गौरिंचस ने ले लिया। किसने ले लिया दोस्तों, गौरिंचस ने ले लिया, याद रखेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, मैंने इतना ही बनाया, इसको याद रखेगा। फिलहाल ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार दे रहा दोस्तों, ये भारत सरकार के ने किसे चुना है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में चुना है वो चुना है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसे, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। अगर मैं अमित खरे की बात करूं दोस्तों, तो अमित खरे ये पीएम के क्या है दोस्तों, ये सलाहकार बने थे। ठीक है, कुछ दिन पहले इनको नियुक्त किया गया था दोस्तों, ये पीएम के क्या थे, सलाहकार थे, इनको याद रखेगा। ठीक है, और विजय राघवन दोस्तों याद रखेगा, विजय राघवन तो अलग ही कर दीजिए, ये अलग ही हो जाएंगे। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो है सलाहकार हैं भारत के। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, इस सबको याद रखेगा। ठीक है, और यहां भी दोस्तों आप याद रखेगा, ये भी विक्रम मिश्री भी आप अलग कर दीजिएगा, इनका भी संबंध नहीं, ये भी सलाहकारी हैं। यहां पे दोस्तों डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़िए आराम से। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, और अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे सवाल मैं आपको याद दिलाता हूं। हाल फिलहाल में किसको किस पद पर बिठाया गया, भाई ऐसे सवाल तो इंपॉर्टेंट है ना। तो जब कोई नया सवाल आता है, मैं उससे संबंधित हम लोगों ने पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में जो कुछ भी पढ़ा होता है, ठीक है, वो एक बार रिवीजन जरूर करते हैं। बिना रिवीजन के आगे हम लोग नहीं जाते। स्टडी 91 के साथ रहिए। करंट अफेयर अगर आपके जबान पे ना आ जाए ना, तब आप बताइएगा कि नितिन सर आप कैसा पढ़ाते हैं भाई, करंट अफेयर जबान पे नहीं आता, करंट अफेयर याद ही नहीं, लेकिन रेगुलर रहिए। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे मजा भी लेते हैं मेरा। ठीक है, नितिन सर हमको कहते हैं रेगुलर होने के लिए, खुद तो रेगुलर रहते नहीं है। अरे भाई क्या करें, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा बताइए। अगर आपके लिए मैं अच्छी किताबें न लिखूं तो भाई इसकी भी तो जिम्मेदारी लेके चलनी कि नहीं चलनी। ठीक है, तो भाई अब देखिए आदत वाली बात होती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, कोई सिखाने पढ़ाने वाली बात नहीं है। किताबें बहुत जगह आती है, लेकिन किताबों को लिखता कौन है, जरा उसके पीछे जाइए। किताबों को लिखते हैं दोस्तों कंटेंट राइटर। किताबों को कौन लिखता है, कंटेंट राइटर। अब अगर किसी किताब को मैं खुद स्वयं लिख रहा हूं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसमें समय तो जाएगा, और विश्वास कीजिए मतलब इतना मेहनत हो जा रहा है, मैं कुछ बता नहीं सकता, मतलब जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप पढ़ेंगे ना किताबों को तो आपको मैं जितनी बातें बोलता हूं ये सब लाइन यहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ यार ये किताब तो नितिन सर ने ही लिखा है। ठीक है, तो बहुत मेहनत हो जा रही है, और शायद इसी सब काम की वजह से, क्योंकि जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तो भाई समय तो लगेगा, उसी वजह से दोस्तों कभी कभी मेरी क्लास बंक हो जाती है, बाकी और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला तो होगा कि भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया, तो याद रखेगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। वी अनंत नागेश्वरन को दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना है। करा भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो यहां चुना गया प्रजाक्ता कोहली को। कोहली मत करिएगा, प्रजाक्ता कोहली को चुना गया। ठीक है, हाल ही में इफको के नए अध्यक्ष कौन बने, पहले दोस्तों बलविंदर सिंह नकई थे, लेकिन इनका दोस्तों देहांत हो गया। किसका,
याद रखेगा बलविंदर सिंह नकई, ठीक है, बलविंदर सिंह नकई दोस्तों थे, और नकई जी का दोस्तों देहांत हो गया, तो फिर उनका स्थान किसने ग्रहण किया? उनका स्थान ग्रहण किया दिलीप संघानी ने। ये अब इफको के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। कह हरियाणा सरकार ने किसे, सॉरी यहां अगले थल सेना उप प्रमुख कौन होंगे? देखिए थल सेना प्रमुख की बात करेंगे तो 28वें नंबर के दोस्तों सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? एमएम नरवाने जी हैं, मनोज मुकुंद नरवाने, और इनका भी नाम मनोज है। जो सेना के प्रमुख आए हैं इनका भी नाम मनोज है, इनका नाम मनोज पांडे है। अगर हम वायुसेना की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और नौसेना प्रमुख हैं आर हरि। सबका नाम याद रखिए, परीक्षा में कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो जानते रहिएगा। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रेणु भाटिया को नियुक्त किया गया। किसे? रेणु भाटिया को। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? रघुवेंद्र तंवर को। शुरुआत में बताया इनका नाम, तो इनका नाम भी याद रखेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान दोस्तों जो चूक हुआ उसके लिए दोस्तों 5 सदस्यीय का आयोग बनाया है, और उसका अध्यक्षता करने का मौका दिया है इंदु मल्होत्रा को। याद रखेगा गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाया था वो 3 सदस्यीय था, उसमें सुधीर कुमार सक्सेना जी थे, ठीक है, ये भी पढ़िएगा। ओपेक ने दोस्तों अपना नया महासचिव किसे चुना है? ओपेक दोस्तों तेल समूह वाले जो देश हैं दोस्तों उनका जो एक समूह है दोस्तों, याद रखेगा नाम है ओपेक। इसकी राजधानी नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दोस्तों है। और इसका जो महासचिव चुना गया है यह चुना गया है अलघिस को, ठीक है, पूरा नाम है दोस्तों हैथम अलघिस, ठीक है। हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को। वर्तमान में गवर्नर शशिकांत जी हैं, ठीक है, शशिकांत दास हैं। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, उनको चुना गया AIIB में। क्या याद रखेगा? AIIB में चुना गया दोस्तों आपके उपाध्यक्ष पद पर, ठीक है। हाल ही में किस देश में ओलाफ सोल्ज को चांसलर बनाया गया? ठीक है, ओलाफ सोल्ज जो है दोस्तों इनको चांसलर चुना गया जर्मनी में। इसके पहले जर्मनी की चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल थी, अब ओलाफ सोल्ज आ गए, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दोस्तों ये चर्चा में था, ये कहां पर दोस्तों? तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व दोस्तों वैसे तो कहूं कि ये राजस्थान में है, याद रखेगा ये राजस्थान में है। राजस्थान का दोस्तों ये चौथा टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान के बूंदी जिले में है। कहां पर है? बूंदी जिले में है, ये भी आप याद रखेगा। तो यहां राजस्थान कर लीजिएगा, अभी चर्चा में चल रहा था दोस्तों, इस वजह से ये सवाल यहां पे आ गया, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा कि चर्चा में कैसे चल रहा था, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जो सवाल है एक बार फिर से रीड करिए। तीसरी बार दोस्तों आप पर्यावरण के सवाल को रीड करने जा रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, जो सवाल आएगा मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना, उसी से संबंधित बताऊंगा, कुछ अलग से तो बता नहीं दूंगा। तो पहला ही हो गया। करा किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों टाइगरों की संख्या दोगुना कर लिया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब परीक्षा में देखिए पूछ दे अगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो बच्चे कहेंगे सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किसी किताब में कभी दिया ही नहीं। अरे किताब में थोड़े देता है, जो चर्चा में रहता है परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है और बन सकता है। तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु में कहां पर? ईरोड हल्दी को GI टैग दिया गया था, वहीं से ना, याद रखेगा ईरोड जिला में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में दोस्तों तेल रिसाव की वजह से पर्यावरण आपातकाल किसने लगाया? पेरू देश ने लगाया। प्लास्टिक पार्क कर्नाटक में। पनामा जंगल में वर्षा के मौसम में दोस्तों जो मेढक एक मिला है उसके नामकरण किया गया ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर, ठीक है। किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना की गई? ये आपका वो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। संजय झील आपके यहां भी दोस्तों जनगणना ही चल रही थी, किसकी जनगणना नहीं दोस्तों, यहां जो है गणना किया जा रहा था जो पक्षी हैं उनको, ठीक है। ये संजय झील आपके दिल्ली में है, ठीक है। घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों तिगुना किया जा रहा है, बड़ी साइज किया जा रहा है। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया? नागालैंड में देखा गया। चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य का तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया? 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये अच्छे सवाल है। चलिए आगे चलिए। करा हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 AK-203, जैसे आप AK-47 की बात करते हैं, AK-56 की बात करते हैं, वैसे दोस्तों एक नया आप कह सकते हैं मशीन गन है दोस्तों, लाइट वेट है, याद रखेगा लाइट वेट है दोस्तों 203, ठीक है। ये असॉल्ट राइफल है दोस्तों। वैसे तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं कि इसका जो ऑर्डर लगा था
इसका जो ऑर्डर लगा था वो कितना ऑर्डर लगा था, तो ऑर्डर लगा था 6,70,000 पीस बनाने का, ठीक है। और इसमें से याद रखेगा 70,000 का जो पहला खेप था ये हमें मिल चुका है। आप कहेंगे सर बाकी का 6 लाख कहां गया, तो बाकी का दोस्तों जो आपका 6 लाख है, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, बाकी का जो 6 लाख है दोस्तों ये आपके रायबरेली जो है ना, रायबरेली के पास में दोस्तों कारखाना है, वहां पर दोस्तों बनाया जाएगा, यहीं पर दोस्तों इसका प्रोडक्शन होगा। इसका प्रोडक्शन कहां पे होगा, इसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। अच्छा कौन दोस्तों, किससे हम लोग ये खरीद रहे हैं दोस्तों, तो ये खरीदा जा रहा है रूस देश से। किससे मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, इसको भी आप याद रखेगा। तो इतनी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी और बहुत सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं, तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं डिफेंस से संबंधित कुछ अच्छे सवाल को। क्यों भाई, मशीन गन, तोप, नौसैनिक अभ्यास, ये सारे सवाल कहां से बनते हैं, आपके डिफेंस से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो आप जान ही गए। दूसरा लिख रहा है नाटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये कहां पे किया गया, तो ये किया जा रहा है दोस्तों आपके भूमध्य सागर में। कहां पर, भूमध्य सागर में किया जा रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जो लौ थी दोस्तों, उसको मिला दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में मिला दिया गया, ठीक है। ये ज्योति 1971 से जल रही थी और अब इसे दूसरे ज्योति में मिला दिया गया। ऑपरेशन सर्द हवा या ऑपरेशन गर्म हवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दो देश मिलकर आपस में क्या किया, रक्षा समझौता किए हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रिगेट और सबमरीन से 10 नई सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है, तो वह देश रूस है। और एक और मिसाइल टेस्टिंग किया दोस्तों हाइपरसोनिक, वो भी है, होसोंग 8 नाम है, उसकी टेस्टिंग उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। अभ्यास मिलन 2022 में 46 देश दोस्तों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अभ्यास मिलन का जो है लीड कौन कर रहा है, तो ये भारत लीड कर रहा है, इसको याद रखेगा। हाल ही में किन देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया कि भाई हमारे देश में कहां कहां परमाणु प्रतिष्ठान है, तुम्हारे देश में कहां। यह सूची दोस्तों काफी दिन बाद जो है आदान प्रदान की गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला बना रहा है, तो महू दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, वही जगह है जहां 14 अप्रैल को जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर की बात करूं तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है सिमुलेटर टूल किट, जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश के को खाद्य सहायता और जो है रक्षा सहायता या जो भी कुछ हो मुहैया कराया, ये मोजाम्बिक देश को भेजा गया आईएनएस केसरी से। रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई बनाने जा रहे हैं, तो इसकी आधारशिला लखनऊ में रखा जा रहा है, यह भी याद रखेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ कौन चुने गए, अतुल दिनकर राणे जी को चुना गया, उनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया दोस्तों किसकी किताब है, आपको यह बताना है, याद रखेगा। यह किताब है दोस्तों रस्किन बॉन्ड की। किसकी किताब है, रस्किन बॉन्ड की किताब है दोस्तों। चेतन भगत और किपलिंग साहब को मत करिएगा, यह किताब है रस्किन बॉन्ड की, जी हां दोस्तों, यह काफी अच्छी बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा और यह आप याद रखेगा, मतलब, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इनको कई सारा पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, किसको, रस्किन बॉन्ड जी को, ठीक है। बुक्स एंड आर्थर से फिर से एक बार सवाल आ गया, पहले याद रखेगा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडियाज, ये किसने लिखा दोस्तों, ये रस्किन बॉन्ड की है। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, इस पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको दो लोगों ने लिखा है, एक सिन्हा साहब ने लिखा है और एक अंकिता वर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है। करा चर्चित पुस्तक बोस के ऊपर किताब किसने लिखा दोस्तों, तो बोस के ऊपर लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। गांधी के हत्यारे जो किताब है धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष ने लिखा है। वीएल इंदिरा दत्त की पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया। चर्चित पुस्तक द मोदी गैम्बिट संजू वर्मा ने लिखा है। और अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन ये किसने किया, तुषार कपूर ने किया है, जिसमें उन्होंने अपने सिंगल पिता बनने के दर्द को साझा किया, ठीक है। तो ये सभी सवाल आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्टडी 91 की तरफ से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स है, आपके वीडियो परीक्षा के लिए कोर्स है, लेखपाल परीक्षा के लिए कोर्स है, सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस परीक्षा हो गया, ये सभी कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 की किताबों को लेना दोस्तों मत भूलिए, क्योंकि किताबों को बड़े शिद्दत से लिखा गया, ठीक है। आप चाहते हैं ना कि आप अच्छी किताब पढ़ें, मार्केट में किताबें प्राइस भी ज्यादा नहीं, बहुत कम प्राइस है दोस्तों, ठीक
ठीक है, मार्केट से जाइए, आप इन किताबों को परचेज कीजिए। ठीक है, आपके नियर बाय में जो भी बुक स्टॉल है वहां से कहिए कि भाई आप स्टडी 91 की किताबें मंगाइए, ये किताबें आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं। अभी जो छोटे छोटे स्थान है दोस्तों, रिटेल काउंटर तक थोड़ा सा भी किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं, या पहुंच भी जा रही हैं तो तुरंत जो है समाप्त हो जा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। कुछ दिन में जब रिदम बन जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, संडे है इसलिए दोस्तों संस्थान बंद रहता है, तो संडे के अलावा आप लोग किसी भी दिन कॉल करेंगे ऑफिस टाइम में तो आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।